अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे काइनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान के चैप्टर नंबर 4, पंजाब के चैप्टर नंबर 3 और सिंध के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इस लेसन में हम काइनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स को स्टडी करेंगे और साथ के साथ हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। हम यहाँ पर देखेंगे एक थ्योरी, यहाँ पर देखेंगे इससे कुछ पोस्टुलेट्स या इसकी हम एजम्पशंस देखेंगे गैसेस के मुतालिक है, और इसमें हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो हमारे पास बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे ना एक गैस के, वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है गैस लॉज के रिलेटिव होती है। ठीक है, और गैस लॉज में हमने देखा था जी, एक गैस के बिहेवियर को देखा था। ठीक है, एक गैस की एक जो पूरी एक गैस है उसकी बिहेवियर को देखा था। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं इसकी एजम्पशंस की, यहाँ पर हम कुछ जो इसकी एजम्पशंस हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि एजम्पशन या पोस्टुलेट भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वन तो ये आ जाएगा कि हम कहते हैं कि एक गैस जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटोमिक भी हो सकते हैं, इवन ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो मोनो एटॉमिक की बात करें तो इस तरह हीलियम गैस जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई है। जबकि अगर हम यहाँ बात करें ऑक्सीजन गैस की तो वो डायटोमिक यानी कि दो दो एटम्स से मिलके एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। इस तरह से हमारे पास हमने क्या कहा, गैसेस जो होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये गैस है ना तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे जो। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कांस्टेंट इनकी रैंडम मोशन होती है। ठीक है, और ये कांस्टेंट रैंडम मोशन जो होती है वो हैपहैजर्ड होती है, रैंडम हमने जिस तरह से कहा, यानी कि वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। और इस तरह होता है कि जब ये एक मॉलिक्यूल जो है, जिस तरह की मॉलिक्यूल है, अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, ठीक है, या ये क्या कर रहा है, ये अगर हम एक देख रहे हैं कि कंटेनर के अंदर है, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर है, ये हम देख रहे हैं कि ये एक किसी वॉल से, कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहा है, तो उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपनी कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। इस तरह से ये क्या करते हैं, डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं जब कोलाइड करते हैं। लेकिन इनकी जो मोशन होती है वो हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन होती है। और मोशन की बात हो रही है तो हम ये भी देख लेते हैं कि इनकी जो मोशन होती है यानी मूवमेंट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, अनलेस कि ये कोलाइड कर जाए। ठीक है, फिर से वही बात कि अनलेस ये कोलाइड कर जाए, इनकी जो है मोशन जो है वो हम कहते हैं कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अनटिल दे कोलाइड। ठीक है, यानी कि आपस में टकरा जाए या वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा जाए। फिर इसके बाद ये देखते हैं कि हमने कहा ना टकराने की बात की है, तो अगर ये आपस में टकरा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि जो इनकी कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक से क्या मुराद है, इलास्टिक का मतलब होता है कि देखिए अगर ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है गैस का, ये दोनों आपस में टकराए ना, ठीक है, तो उसी जिस स्पीड से ये टकराए हैं उसी स्पीड के साथ ये क्या कर देते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी यही होती है कि वो
जितनी स्पीड से ये टकराएंगे उतनी स्पीड से ये बाउंस बैक हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी सूरत में क्या होता है कि हम देखें जब उसी स्पीड से बाउंस बैक हो रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि नो एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी लूज नहीं हुई, कोई एनर्जी गेन नहीं की गई, तो हम कहते हैं यहाँ पर नो एनर्जी लॉस्ट। अगर यहाँ पर हम देखें इस कोलिजन के लिहाज से, तो इस कोलिजन में कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अगर एनर्जी लूज नहीं हो रही है, ना कोई एनर्जी गेन हो रही है, बल्कि उतनी ही है, तो हम कह रहे हैं कि जी ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कोलाइड तो कर रहे हैं क्योंकि इनकी रैंडम मोशन है, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो ये हमारे पास, सॉरी, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि इनके दरमियान, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस होते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, ठीक है, उनको बॉदर नहीं करेगा कि दूसरा मॉलिक्यूल इनका जैसा वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है इनमें काफी ज्यादा, अनलाइक अगर हम लिक्विड्स में देखें, ठीक है। अगर ये हमारे पास लिक्विड, अगर हम इस तरह यहाँ बना लें बीकर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है तो इसके अंदर हमारे पास लेस स्पेस होती है, सेपरेशन जो होती है वो लेस होती है। और अगर हम सॉलिड्स में देख लें तो वो तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल कंपैक्टनेस आ जाती है, कि बिल्कुल साथ 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 जुड़े हुए जो है वो एटम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो एटम, तो यहाँ पर हम देखा कि गैसेस में क्या होता है, फार अपार्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स वो फार अपार्ट होते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता है वो कोई मायने नहीं रखता, बहुत वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ऑलमोस्ट हम कहते हैं जीरो होता है, एज कंपेयर टू अगर हम देखें वो कंटेनर जिसके अंदर गैस मौजूद हो। यानी कि हम कहें वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये पूरी जो गैस है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, जिस कंटेनर में वो होगी वही उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हमारे पास गैस मौजूद है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका एक मॉलिक्यूल इसके अंदर देखें, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास एक एजम्पशन आ जाती है। नेक्स्ट एजम्पशन यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि देखें गैस मॉलिक्यूल्स हमने कहा वाइडली सेपरेटेड है, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, ठीक है। इनका अपना साइज बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी ये वाइडली सेपरेटेड है, और जब वाइडली सेपरेटेड होंगे तो उनको बॉदर नहीं करेगा, हमने ये भी कहा कि एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं कि नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखते ये, ठीक है। और इस तरह से ये भी हमने इसके एक देख ली, ये भी इसकी एक एजम्पशन आ गई। इसके अलावा हम एक और एजम्पशन यहाँ पर देखेंगे, और वो ये होती है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं, वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है टेम्परेचर के साथ। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, एवरेज तो आ गया जी, हमारे पास जो बहुत हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, हम क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। यानी कि हम बहुत सारी जो चीजें होती है उनको हम एक तरह से एक दरमियानी वैल्यू, यानी कि एक नॉर्मल वैल्यू, जो बीच की एक वैल्यू आ जाएगी ना, कि सबको मिला के उनका एक एवरेज या उनकी एक बीच की वैल्यू निकाल ले, तो वो जो बीच की वैल्यू की एवरेज होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से, ठीक है, मूवमेंट की वजह से प्रोसेस की जा रही है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसकी एवरेज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ठीक है, जो कि उस गैस का होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर हम इसकी बात भी करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो कितनी होती है। ये हमारे पास, हम यहाँ पर देखेंगे, ये हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास होती है 3kT डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये है हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। अब ये जो देखें, ये जो टी है यहाँ पे, ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, टी हमने लिखा टेम्परेचर के लिए। और जो ये के है, यहाँ पे के को हम मेंशन करेंगे, ये एक कांस्टेंट होता है, और इसको हम कहते हैं, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखिए, अब एक ये कांस्टेंट है, इधर से अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, टी है। अब अगर ये इज इक्वल टू का साइन हटाएं और ये कांस्टेंट हटाएं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, कि जो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, हम यहाँ सिर्फ के ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
से कहा कि हमारे पास लेट सपोज कि एक क्यूब है, ठीक है, और ये हम एक कंटेनर समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूब हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है इसकी डायमेंशंस देखें तो ये इसकी डायमेंशंस कुछ इस तरह से होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए आसानी के लिए हमने इस तरह से लिया। इसके अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, इस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया और हमने ये देखा कि ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि इस मॉलिक्यूल का यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मास जो है वो m है, स्मॉल m, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो हमारे पास आ जाएगी c1, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इससे मूव करता है और इसने क्या किया, एक साइड से, ये एक साइड है, इसके साथ इसने क्या किया, कोलाइड किया, ठीक है, कोलाइड किया और उसके बाद इसने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, तो वॉल से कोलाइड करने के बाद ये मूव बैक किया, ठीक है, यानी कि बाउंस बैक हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जी इसकी ना इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और मास तो डेफिनेटली ऐसे तो नहीं चेंज हो जाता, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये इसकी वेलोसिटी भी वही रहेगी क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थी, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी सारी की सारी डेरिवेशन की गई, प्रॉपर डेरिवेशन हुई। इसमें ये देखा गया कि देखिए फोर्स लगती है जब इसके ऊपर इसने हिट किया, यानी सरफेस पे जब ये हिट कर रहा है तो फोर्स लग रही है। एरिया यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना क्यूब का, हम जो है एक साइड का अगर हम देखें तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर हम यहाँ पर हर साइड को एल ले लें, ठीक है, एल ले लें यहाँ से, ये हर साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सारी साइड्स एल आ जाएंगी, हमने जस्ट कुछ के साथ लिखा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इससे एरिया निकल आएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया से, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रेशर होता है। और इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करके, डेरिवेशंस करके वो एक नतीजे पे पहुंचे और हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया कि P यानी प्रेशर और इनटू V यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम यहाँ पर कहेंगे, जो क्यूब था या कंटेनर था इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ देखेंगे ये इक्वल होता है मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, इनटू C1 स्क्वायर। C1 क्या लिया है हमने, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की स्पीड लिया जिससे ये मूव कर रहा था, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उसके बाद ये देखा गया कि अब कंटेनर के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, है ना, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, तो इसलिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। किस तरह से मॉडिफाई किया गया, फिर इसमें कहा गया जी कि हम कंसिडर करेंगे कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, और साथ में m आ जाएगा, ठीक है, और यानी कि हमारे पास अब जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल की चीज को, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आ जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उसके लिए हमने n लिखा और बाकी एक्सप्रेशन इसी तरह आ गया, ठीक है। फिर ये कहा गया कि फोकस इसमें इस बात पे रखा गया कि तीन डायरेक्शंस है, क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशनल होता है, एक एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास डी एक्सिस आ गया, ठीक है। तो ये तीन एक्सिस हमारे पास आ गए, तो हम कहेंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप को इन तीन डायरेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, अपनी मूवमेंट को इन तीन डायरेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। फोकस इस बात पे रखा गया, ठीक है, ये भी एक चीज अज्यूम की गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/3 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन, ये जो कि एक जो क्लॉजेस ने प्रेजेंट की, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, और साथ के साथ हमने फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इसको, और ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने हाईलाइट कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 यहाँ पे टैग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर C1 जो C1 स्क्वायर है, अब बेसिकली यहाँ पर एक और चीज भी देखेंगे कि ये C1 तो ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए थी ना, है ना, एक मॉलिक्यूल के लिए थी। तो हम देखते हैं कि जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन ये नहीं रहती है, इक्वेशन चेंज हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। और इसके अलावा ये भी कि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज ऑफ स्पीड आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इस तरह से ग्राफ देखें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होती है जी, रेंज ऑफ स्पीड आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह अगर हम इसमें देखें
तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास एक रेंज आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इस जो कौन सी स्पीड जो है वो शो करे। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आ जाती है ना यहाँ पर, है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट स्पीड को शो कर रहे हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, फर्ज कर लेते हैं कि C1 जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। चले यहाँ पर हम स्पीड का वर्ड यूज करें तो हम स्पीड ही कहते रहेंगे, ठीक है, कि स्पीड जो है C1 स्पीड शो करते हैं N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और C2 स्पीड शो करते हैं N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक तो हमने ये बात की कि ये रेंज है, और दूसरे हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर देखिए इसी तरह सो ऑन, यानी कि C3 जो स्पीड होगी वो शो करेंगे N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो एंड सो ऑन। तो अब इसको हम इस तरह से इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई थी, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम एवरेज लेंगे, ठीक है, और हम एवरेज किस तरह से लेंगे, हम कहेंगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। इन सारे के सारे हम इनको जो है यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटीज होंगी, इनके रेंज दिया, तो इनमें सब जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे उन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से उनके स्क्वायर्स जो हैं। और फिर हम देखते हैं कि डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों, अगर हम देखें तो एनालाइज करें तो वो हमारे पास होगा N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे, हम यहाँ चाहे तो कैपिटल 1 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ये मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन, या हम जब कहते हैं कि जो हम मुख्तलिफ वैल्यूज को ऐड करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से हम डिवाइड करें एन, कैपिटल N जो है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एवरेज आ जाती है, और यहाँ पे हमारे पास एवरेज आएगी, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको जो हमारे पास फर्स्ट हमने इसको एक ही तरह की स्पीड से रिलेट करके लिखा था ना, तो इक्वेशन 2 को हम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इक्वेशन 2 लेते हैं, इस इक्वेशन 2 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे लेकर आएंगे, और यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन जो हमारे पास एवरेज की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास C स्क्वायर, और यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा बार, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमने जो है वो स्क्वायर लिया और हम उसकी हमने एवरेज निकाल ली, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसको भी हम टैग कर लेते हैं यहाँ पे हाईलाइट करके, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इक्वेशन 3 हमने इसको टैग कर दिया। और देखिए इसके आगे क्या होता है, हम गैस लॉस को कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि हम कहते हैं जी PV इक्वल्स nRT, ठीक है। तो n अगर हमारे पास, यानी नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि 1 मोल है, ठीक है, n 1 है यानी कि 1 मोल, तो हमारे पास बन जाएगा PV यानी प्रेशर टू वॉल्यूम इक्वल्स R गैस कांस्टेंट इनटू T टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो PV की ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RT इक्वल्स 1/3 N M C स्क्वायर बार, ठीक है। अच्छा देखिए जब हम यहाँ पे n इक्वल्स 1 मोल लेंगे ना, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये इक्वल हो जाएगा, हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो ये हमारे पास m इंटू n यानी कि नंबर ऑफ, या हम कहते हैं मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होता है मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ अब हम इसको इसकी जगह लिख देंगे कैपिटल M, ठीक है। तो हम इसी को इरेज कर देंगे यहाँ से, और हम यहाँ इसकी जगह लिखेंगे कैपिटल M। अब ऐसा करते हैं, C स्क्वायर बार को हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, और हम दूसरी तरफ ले जाते हैं बाकी सारी चीजों को, तो ये बन जाएगी 3RT डिवाइडेड बाय M, ठीक है।
और अगर इसका हम यहाँ पर अंडर रूट ले लें यानी कि स्क्वायर रूट ले लें, इन सब चीजों का, ये सब चीजों का स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या बन जाती है, हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन किस तरह से आ जाएगा हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, RMS लिखूंगी मैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह RMS इसकी हमने एब्रीवेशन लिखा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3RT/m, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय